हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और अभी तक मैं आप लोगों को 10th क्लास के लिए स्पेसिफिकली टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस ऑलमोस्ट करा चुका हूँ। और आज मैं अपना लास्ट लेक्चर, जो कि हमारे 3rd चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बचा हुआ है, उसे मैं लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो बेटा जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी सीरीज, जो भी थोड़ा बहुत इस चैप्टर का बचा हुआ है फर्स्ट टर्म का, वो हम आज के लेक्चर में ख़त्म करेंगे। एंड आई होप अभी तक फर्स्ट टर्म में जो आपने तीनों चैप्टर्स पढ़े हैं, यहाँ पे जो पहला चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, देन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और अब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी को उसमें भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो हमारा 3rd चैप्टर है मेटल्स नॉन मेटल्स, उसका जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज कोशिश करेंगे कि हम इसे ख़त्म कर दें। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी क्या क्या, किस तरह से हमारे जो मेटल्स है, मेटल्स के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सही है ना? तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। एक तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की तरफ चलता है या फिर लूज करने की तरफ चलता है। तो ये तो हमें एक सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो उसी के हिसाब से हम बाकी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को देखते चलते हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो हमारी पहली रिएक्शन है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न्ड इन एयर। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न्ड इन एयर। जब भाई एयर में मेटल्स को जलाया जाता है तो क्या होगा? तो एयर में जो है बेटा, इनकी बेसिकली जो रिएक्शन होती है किसी भी मेटल की, वो हमारी ऑक्सीजन के साथ होती है। ठीक है ना? तो मेटल्स व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दे बेसिकली फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब ये एक्स और वाई क्या है, ये डिपेंड करेगा कि कितने मेटल्स और कितने ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के साथ आके कंबाइन होके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। डिपेंड्स ऑन देयर वैलेंसी। सही है? तो मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, कोई मेटल, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। आप सोडियम को ऑक्सीजन में रखेंगे, जैसे ही मतलब एयर में लेके आएंगे तो क्या होता है, वो जल जाती है। और जब वो जलती है तो वो क्या बनाती है? दैट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। जो भी मेटल है जनरली वो मेटल मतलब एक तरीके से व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एयर इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मेटल की ऑक्साइड बना लेते हैं। एंड मेटल्स ऑक्साइड्स आर जनरली नॉट 100%। याद रखना, केमिस्ट्री में जनरली वर्ड बहुत यूज होता है और इसका बेसिक मतलब होता है कि ज्यादातर ऐसा होगा, बट देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बेटा जो केमिस्ट्री है ना, इसका दूसरा नाम एक्सेप्शन ही रख देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी चाहे इतने ना आए, बट 11th 12th नीट, जेई मेंस में, एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से एक्सेप्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि बच्चा क्या है, एक जनरल चीज़ को पढ़ के उसे लॉजिक समझ में आता है, बट उसी के एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आते के साथ उसे गलत करने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। और जो बच्चा तरीके से पढ़ा होता है, बार बार रिवाइज करा होता है, वो ही उन एक्सेप्शंस को पकड़ पाता है, क्योंकि उसे पता होती है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। बेसिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने पढ़ा था, तो वो बेसिक नेचर की होती है। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर कभी पहचानना हो कि भाई हमें कैसे पता लगेगा, तो बहुत बेसिक सा तरीका है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे पानी में मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, जब इसे आप मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो यहाँ से बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एंड यू नो, मेटल के हाइड्रोक्साइड अगर बन रहा है तो ये बेस होगा, बिकॉज इट विल गिव OH नेगेटिव आयन। तो कोई भी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस होता है। और पानी है न्यूट्रल, अगर पानी में किसी चीज़ को मिलाने से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो चीज़
बेस है, वो चीज़ बेस है। तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर जनरली, बट देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस, देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। जो आपके कोर्स में है वो बेसिकली 2 मेटल्स हैं, अदरवाइज ये टोटल 4 या 5 मेटल्स होते हैं जो कि बेसिक नेचर ना दिखा के एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक वर्ड का क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो दोनों तरह से बिहेव कर सके। एम्बिडेंट इंग्लिश का एक वर्ड है जो 2 तरह से काम कर सके। एक आपने वर्ड सुना होगा, इंग्लिश का एक वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का बेसिक मतलब होता है जो मतलब दोनों हाथों से, मतलब जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, तो वो राइट और लेफ्ट हैंड को इक्वली कंट्रीब्यूशन रहे। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, राइट हैंड बॉलर हूँ, तो जो मेरा राइट हैंड है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है, एक तरह से बॉलिंग में भी होता है और बैटिंग में भी। एक तरह से जो मेन पावर जनरेशन है वो मेरी राइट हैंड से होगी। जबकि जो एम्बीडेक्स्ट्रस लोग होंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो एरन फिंच है, ऑस्ट्रेलियन स्कीपर जो है, वो राइट और लेफ्ट हैंड से इक्वली थ्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एम्बीडेक्स्ट्रस है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि भाई एम्बीडेक्स्ट्रस का बेसिक मतलब होता है जो दोनों हाथों से बता सके। अब ये मत सोचना कि सर आप एक काम करो, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ो, मैच के बारे में बताते चलो, तो ऐसा नहीं, बस थोड़ी सी कुछ वर्ड समझाने के, जिससे आपको याद रहे एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों तरीके से बिहेव कर सके। तो देयर आर फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच विल बिहेव बोथ एज बेस एज वेल एज एसिड। एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगी। ये चीज हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में भी अपनी पढ़ी थी, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी वहां पे पढ़ी थी, नहीं शायद सेकंड में पढ़ी होगी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, वहां पे हमने पढ़ी थी। तो देखिए यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड हैं जो बेसिक एज वेल एज एसिड्स दोनों की तरह बिहेव करेंगी, जो बेसिस एज वेल एज एसिड्स दोनों की तरह बिहेव करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जो आपके यहाँ पे 10th क्लास में एक एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम आपको पता है मेटल, Al2O3 एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है, और जो जिंक की ऑक्साइड है। वैसे तो और भी होते हैं, टिन के भी होते हैं, लेड के ऑक्साइड भी होते हैं, बट जो आपके कोर्स में वहां तक अभी रखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जो है ये एसिड और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करती है। कैसे कैसे? अब देखिए, जब आप इसे किसी बेस से एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये खुद बेस की तरह बिहेव करेगी, जैसे कि नॉर्मल मेटल की ऑक्साइड करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगी और यहाँ पे ये बनाएगी AlCl3 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, AlCl3 प्लस H2O। अब ये ही Al2O3 जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब किसी बेस से रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे, जब ये किसी बेस से रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगी और यहाँ पे ये बना लेगी सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये रिएक्शन आपने की हुई है पहले, याद कीजिए। जिंक सोडियम जिंकेट बनाता था जब बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करता था। जिंक की ऑक्साइड ZnO जो है, जिंक की जो ऑक्साइड है, जब ये किसी बेस से रिएक्शन करती है तो यहाँ पे ये बनाती थी सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये रिएक्शन हमने पहले भी की हुई है, सोडियम जिंकेट बनाती है। और जब ये किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ बना लेगा ये जिंक क्लोराइड, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एसिड की तरह। तो ऐसी ऑक्साइड्स जो बेसिक एज वेल एज एसिडिकली दोनों तरीके से बिहेव करेंगी, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। सही है बेटा, जो भी बात, एम्बिडेक्सस दोनों तरीके से, ठीक है जी। तो ये जो है हमारी आपकी सोडियम और एल्यूमिनियम जो है, इनकी जो ऑक्साइड्स हैं, इट विल बिहेव एज बोथ, और इन ऐसी को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। और इसका एग्जाम्पल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बेटा आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। बाकी और भी हैं, लेड है, टिन है, बट अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। सही है बच्चों? तो ये दोनों को इंपॉर्टेंटली याद रखना। ये रिएक्शन मैंने वहाँ पे ही बोली थी, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने वहाँ पे ही बोली थी, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सही है बच्चों? अब यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ से क्या निकल आएगा? यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से 2 Na2ZnO2 और एक 3,
प्लस H2O पानी आएगा, ठीक है जी। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस सॉल्ट प्लस वाटर ही यहाँ पे बनेगा। इसे बैलेंस कर लीजिएगा जिस भी तरीके से बैलेंस होगी। यहाँ से हो जाएगा NaAlO2, तो H2O आना है, तो ये यहाँ से 2 हो जाएगा, ये यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे 2 होगा, ये यहाँ पे 2 होगा। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 4 और 1 5 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि एसिड्स एंड बेसिस व्हेन रिएक्शन दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो बेटा एक बात मैंने अभी भी आपको बताई थी, जैसे अभी पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे और पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ बेसिक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, हमें कैसे पता लगेगी। तो भाई क्या होता होगा, मेटल ऑक्साइड में पानी मिलाया तो बेस बन गया, तो वो बेसिक हो गई, सही है। तो अगर आप मेटल को भी पानी में मिलाओगे, मेटल को पानी मिलाओगे तो वो भी क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिस बनाएगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, it will form metal plus water will form metal oxide first, then metal oxide on reaction with water will form metal hydroxide। तो फाइनली जो बनना है वो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनना है। जैसे कि कोई भी वो उठा लीजिए, ठीक है ना, Al प्लस H2O, तो पहले ही यहाँ से बनाएगा एल्यूमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2 गैस, सही है ना। तो इसे बैलेंस कर लेंगे हम, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे O3H2 O3 ना, तो 3H2, ये 2, तो Al2O3 हो गया और 3H2 तो 3H2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हम फिर से पानी में रिएक्शन कराएंगे, पानी में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये बना लेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +3, और हमारे OH की कितनी होती है, OH नेगेटिव की -1, तो इसलिए ये एक बार और ये 3 बार। बैलेंसिंग करके देख लीजिए AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पे ये थ्राइस करना है, तो ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो इसे 2 से कीजिए, ये 2 से करा है तो ये 3 से कीजिए। 3H2, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 ऑक्सीजन, 3 और 3 6 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम, बिल्कुल बैलेंस हो गई, ठीक है जी। तो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, सही है बच्चों। तो कोई भी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, सोडियम पहले सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2 बनाएगा, देन फर्दर ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी मेटल जब पानी से रिएक्शन करेगा तो पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा एंड देन इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, सही है बच्चों, सही है। तो इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो बताया ये है कि जैसे जो मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल जो है, अब देखो बेटा, कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, कोई कम रिएक्टिव है तो कम, थोड़ा स्लोली रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये एक टेबल टाइप है जिसमें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सा मेटल किस किस तरीके से रिएक्शन करेगा और किस तरह से, मतलब कुछ मेटल हैं जो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम जो है सोडियम और पोटेशियम जो है ये ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर जाएंगे। ठंडे पानी से मतलब इन, जैसे देखिए क्या होता है ना कि देयर आर फ्यू रिएक्शंस जो लो टेम्परेचर पे नहीं हो पाती, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन होगी। तो सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर जाएंगे, जबकि उसके बाद जैसे कैल्शियम है वो ठंडे पानी से करेगा बट लेस वोलिएंटली। लेस वोलिएंटली का मतलब ये हो जाता है बेटा कि देखिए ये जो रिएक्शन है ना, सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन है पानी के साथ, जब इनकी पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे Na2O पहले, फिर फर्दर इसकी पानी से रिएक्शन होगी, फिर ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब इसीलिए सोडियम या पोटेशियम, ये जो है सोडियम को स्पेसिफिकली इन्हें किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है ना। इन्हें आप बाहर निकालेंगे नॉर्मल एनवायरनमेंट में पानी में रखेंगे तो ये बहुत तेज से रिएक्शन करके, और इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है कि आग भी एकदम लग जाती है, ठीक है ना। तो सोडियम पोटेशियम का ये फंडा है। कैल्शियम कट जाता है बट इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। उसके बाद मैग्नीशियम तो ठंडे पानी से रिएक्शन ही नहीं करता है। इसके लिए अगर आप रिएक्शन करानी है इसकी पानी से तो आपको पानी को गर्म करना होगा, देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन,
ये तो गर्म पानी से भी नहीं करते हैं, इसमें तो आपको पानी को बॉईल करना होगा पूरा और उसे फिर वेपर फेज में लाना होगा, स्टीम बनानी होगी, फिर ये रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब इधर से इधर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल घट रही होगी, इस वजह से रिएक्शन नहीं करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप देखिए ये लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं पानी के साथ, और इसी वजह से जनरली आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर तो हमारे क्या है, ऑर्नामेंट्स में भी यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी से रिएक्शन करते, आप बेटा गोल्ड की कोई रिंग लेके आए हैं, आपने हाथ धुले और आपकी पे उस पर जंग लग गया या वो ऑक्सीडाइज हो गई, तो फायदा क्या है उस मेटल का? तो असलियत में रिएक्शन चीज़ों का करना और ना करना दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं, ये ऐसे मेटल हैं जो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, एंड दीज आर इंटरमीडिएट मेटल्स। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ऐसे ही एक इसमें से कोई उठा लिया या कैसे भी करके इनमें से कोई एक रख दिया, तो ये नहीं करते हैं। ये इनमें से 4 में से 3 ये रखे और पूछ लिया गया कि कौन इनमें से मेटल से रिएक्शन करता है, तो ये 3 नहीं करते हैं, इनमें से कोई उठा लिया, एक करता है। तो इस तरह का कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनाया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे ये एक एक चीज़, इसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़नी है, इसके बाद अपनी तरफ से और क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करनी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है देन यू कैन कमेंट ऑन आवर चैनल, आप किसी भी वीडियो पे पूछ सकते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अब जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ऐसा मत करना कि फिजिक्स वाले सर की वीडियो पे आप केमिस्ट्री की वो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछना कि हाँ भाई बंदे को पता लगे कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है जी। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा, कोई मेटल है जैसे कि चलिए सोडियम ही उठा लेते हैं, ये रिएक्शन करता है HCl के साथ, ठीक है ना। मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड what it will do is it will displace this hydrogen। फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये बना लेंगे, एक सॉल्ट बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एनी एसिड, अगर ये जो मेटल है ये एसिड से जो रिएक्शन कर रहा है और ये जो बना रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन तब प्रोसीड होगी इफ दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हुआ, फॉर एग्जांपल आपको मैंने वहां पे बताया था सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देंगे, सॉल्ट बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर ये ही मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो ये वाले जो अभी भी लिखे थे पीछे, अगर ये मेटल आ जाएं और हमें पता है कि दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो दे विल नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। मतलब कि अगर यहाँ पे ये मेटल कॉपर हो गया और इसकी रिएक्शन आपने HCl से कराई, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है ये। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो होगी रिएक्शन, कम रिएक्टिव होगा तो नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? Metals which are more reactive than hydrogen will displace hydrogen from the acid and will form a salt and hydrogen gas will be evolved। और याद कीजिएगा फर्स्ट चैप्टर में इसी के ऊपर वो था कि वो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानते थे, वहाँ पे हम कोई किसी चीज़ से जला के देखते थे, अगर पॉपअप साउंड आई तो हाइड्रोजन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बच्चों। What happens when metal reacts with solution of other metal salts? बेटा ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे ये भी मैंने कराया हुआ है। मेटल, कोई एक मेटल है, मेटल ए है, इसकी रिएक्शन है किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से, किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से। तो बेटा देखिए बहुत सिंपल है, सेम रिएक्शन है जो पिछली वाली है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेटल इस सॉल्ट से रिएक्शन कर जाएगा और उसमें ये इस मेटल बी को डिस्प्लेस करके बाहर बिठा देगा, और बना लेगा एक नया सॉल्ट अपने साथ। अगर इफ मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, अगर मेटल ए मेटल बी के जो मतलब जो सॉल्ट है उसके अंदर जो मेटल है उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हुआ ये जो मेटल है तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज देयर विल बी नो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन है जिंक की,
तो बना लेगा भाई साहब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर। सही है बेटा, फर्स्ट चैप्टर की ही रिएक्शन है। ब्लू कलर का होता था सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, जिंक की रिएक्शन हुई तो उसमें बोलते थे कि ब्लूइश कलर खत्म हो जाता था। वाई? बिकॉज कॉपर इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, कॉपर डिस्प्लेस होकर बाहर बैठ जाता था और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आ जाता था। सही है। अगर उल्टी रिएक्शन हो जाए, मतलब कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, अब हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो भाई साहब ये इसे डिस्प्लेस करने जाएगा, नहीं कर पाएगा, शांति से बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इट डिपेंड्स कि जिस मेटल के सॉल्ट से रिएक्शन हो रही है उसमें मेटल कौन सा है। अगर उसमें जो मेटल है वो कम रिएक्टिव है इस पर्टिकुलर मेटल से, तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इतना सिंपल है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे वही रिएक्टिविटी सीरीज सिंपल सीधी सीधी एनसीईआरटी से उठाई गई है। सोडियम से कम रिएक्टिव पोटेशियम, सॉरी उल्टा बोल गया, पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम देन कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक। देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता, कम रिएक्टिव है तो कर जाएगा। तो बहुत बेसिक सा फंडा है, रिएक्टिविटी सीरीज है। देखिए गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, ये क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। सही है। एसिड के साथ देखिए हाइड्रोजन ऊपर है ना, तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी ये मेटल्स हैं ये सब एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये सब बहुत जल्दी करेंगे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व भी करेंगे। तो मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसे पढ़ के जरूर जाएं। और उसमें भी एक बात बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बोला था कि बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है वो है भाई साहब कॉपर का केस। कॉपर की रिएक्शन विद जिंक एंड आयरन। जिंक, देखिए याद रखना कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर और जिंक और आयरन आर मोर रिएक्टिव, सो दे विल डिस्प्लेस दिस कॉपर फ्रॉम एनी मेटल सॉल्ट ऑफ कॉपर। बट उल्टा नहीं होगा। वहां पर रिएक्शन थी कि क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक या फिर आयरन या फिर किसी भी हायर रिएक्टिव मेटल की स्पून से स्टिर कर सकते हैं, घुमा सकते हैं? तो नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ये जो मेटल होगा, जो भी मेटल हम लेके चल रहे हैं, जब हम उससे स्टिर करेंगे, है ना, तो जब हम उससे स्टिर करेंगे तो बेटा वो उसे डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन कर जाएगा। जबकि जो हायर रिएक्टिव मेटल का कोई सॉल्ट है ना, उसका जो सॉल्ट है सॉल्यूशन में, उससे अगर आप कॉपर या किसी लेस रिएक्टिव मेटल की स्पून से स्टिर करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सही है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए कोई भी मेटल उठाइए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जो आपका मन करे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी मेटल उठाइए। एक नॉन मेटल उठाइए, सबसे आसान क्या है? सिंपल, क्लोरीन उठा लीजिए, ऑक्सीजन उठा लीजिए, ठीक है ना, नाइट्रोजन उठा लीजिए। हालांकि इसमें जनरली आपके में ये जो मतलब एकदम मेटल, एकदम फर्स्ट ग्रुप के मेटल, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से कोई कैल्शियम, मतलब सोडियम पोटेशियम स्पेसिफिकली, और वैसे तो बाकी भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, कोई भी आप उठा सकते हैं, कैल्शियम उठा सकते हैं, मैग्नीशियम उठा सकते हैं। और जो हमारे 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई उठा लीजिए, ऑक्सीजन उठा लीजिए, नाइट्रोजन उठा लीजिए। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 281, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहता होगा कि मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं। वाई? उससे मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। क्लोरीन 287, एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता होगा, लेना चाहता होगा। तो यहां से क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, और जब ये ट्रांसफर करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देके, सोडियम पॉजिटिव के आयन में, है ना, Na+ आयन में। और क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन जाएगा क्लोराइड आयन। एंड दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव आयन विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड NaCl। कैटायन और एनायन, आयन से बना हुआ कंपाउंड क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड। सो व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ईच अदर, दे जनरली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्यों, क्योंकि
पहले एटम्स से आयंस बनते हैं और फिर वो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, सही है जी। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद अ नॉन मेटल दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस and for the formation of ions there is transfer of electrons in which the metal which have tendency to lose electron and the non-metal which have tendency to gain electron। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और इस ट्रांसफर की वजह से आयंस बनते हैं और जिससे जो कंपाउंड बनता है वो हमारा क्या बनता है बेटा, आयोनिक कंपाउंड। सही है। तो वहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन MgCl2 कुछ ना कुछ मतलब कोई भी एक गिवन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में भी आप क्या लिखेंगे कि मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उससे हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब बस 9th क्लास के कंसेप्ट वैलेंसी में कोई गड़बड़ मत करना, वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनेंगे। देखिए मैग्नीशियम 282, हाँ के ना, आखिरी शेल में 2, क्लोरीन 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई Mg1Cl2, तो MgCl2 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए MgCl2 है, यहाँ पे NaCl है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैलेंसी 1 1 है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 थी, इसकी 1 थी। तो ये भी गलती मत कर देना कि भाई किसी को किसी से भी कैसे भी लगा दिया। वैलेंसी का ध्यान रखते हुए कंपाउंड की फॉर्मेशन की जाएगी, उसके हिसाब से करना, वरना आप जो कंपाउंड बनाओगे पता लगा आप Na2Cl बना दो, ये काम मत करना प्लीज़। 9th क्लास में वैलेंसी का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से कंपाउंड्स को बनाना, और इस तरीके से हमारे क्या बन जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। कैसे? व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। सही है बच्चों। अब देखिए वही मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन हुई, आयोनिक कंपाउंड बना, आयोनिक कंपाउंड बना तो उससे क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड के बनने में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब फिजिकल नेचर कैसा होगा भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, जब ये मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जनरली आयोनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर क्या होगा बेटा, सॉलिड। ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। जो हमारा नमक है जो हम खाते हैं ना, टेबल सॉल्ट, वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है बच्चों। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, जब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इनके ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज़्यादा होंगे। सॉल्युबिलिटी कैसे, ये मिक्स कैसे होते हैं, तो बेटा याद रखना, जो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल पानी, है ना, पानी, जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, पोलर मतलब जो खुद भी पोलर हैं कंपाउंड्स, ये तो क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या है, हाईली पोलर कंपाउंड्स। लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे तुम हो ऐसे ही तुम्हारे दोस्त होंगे, तो अब सोच लेना कि तुम कैसे हो। ठीक है जी। तो बात क्या है कि जो हमारे पोलर कंपाउंड्स हैं, पानी हो गया, एल्कोहल्स हो गए, या मतलब कोई ऐसी चीज़ हो गई जो ऑलरेडी पोलर है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्वेंट जो हमारे क्या है, पोलर है, तो उसमें तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे, है ना, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, उनमें नहीं होगी। लाइक डिजॉल्व लाइक के कंसेप्ट से हमेशा सॉल्युबिलिटी का जवाब दिया जाता है कि अगर जो कंपाउंड है जिसे मिक्स किया जा रहा है वो पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो मिक्स हो जाएगा। अगर एक चीज़ पोलर और एक नॉन पोलर है तो मिक्स नहीं होंगे। पानी में तेल और तेल में पानी मिक्स नहीं होता है, पानी में पानी टाइप की चीज़ और तेल में तेल टाइप की, मतलब ऑयल ऑयल टाइप की चीज़ और वाटर वाटर टाइप की चीज़ आपस में बहुत ईजिली सॉल्युबल होती है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक के कंसेप्ट से ionic compounds are highly soluble in polar solvent, whereas in non-polar solvent जनरली आपके केस में सच नहीं है। अगर जानना है तो बेंजीन है, CH2 कार्बन सल्फाइड है, तो ये जो है आपके ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इनमें ये सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है बेटा। लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसा होगा इनमें, तो बेटा बहुत बेसिक सी चीज़ है, जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे, जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव,
तब इनमें कंडक्शन निल होगी, बिल्कुल बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। रीजन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होंगे ना वो एक जगह पे फिक्स होंगे, वो एक जगह पे फिक्स होंगे और इधर से इधर मूव नहीं कर पा रहे होंगे। और मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई कंडक्शन के लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमें कंडक्टर की ज़रूरत होती है, कंडक्टर की ज़रूरत होती है। और कंडक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड में आयंस और मेटल के केसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बताई थी ये बात। अब बेटा ये आयंस तो हैं, बट आयंस एक दूसरे के साथ पूरे अच्छे से एकदम पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है सॉलिड स्टेट में, तो नहीं होगा कंडक्शन, उनकी मूवमेंट होना जरूरी है। अब मैं हूँ, अब मुझे एक ही जगह पे रोक खड़ा करके एकदम ये कर दिया कि भाई साहब आप हिल नहीं सकते बिल्कुल भी, और बताओ वहाँ पे कोई चीज़ को पहुँचाओ, हिलने तुम दे नहीं रहे हो, पहुँचाऊँ कैसे? मेरा मूव करना तो जरूरी है ना कि भाई मैं आगे चलूंगा तब मैं जाके चीज़ दे के आऊँगा। तो इसके लिए याद रखना, इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर, वाइल इन मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन मतलब जब आपने इसे बहुत हाई टेम्परेचर पे काइंड ऑफ थोड़ा पिघाल दिया है ना, पिघाल टाइप मतलब समझ रहे, जेली फॉर्म में ले आए, तो उस वक्त गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि अब जो इसके आयंस हैं, आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे उनके बॉन्ड्स आपस में जो आयनिक ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वीक कर दिया और वो मूव कर पा रहे हैं, तो वंस दे विल बी एबल टू मूव दे आर गुड कंडक्टर्स। एंड थर्डली, आप इन्हें अगर किसी पानी में मिला देते हैं, जैसे मैंने बताया किसी चीज़ में अगर मिक्स हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं, जैसे आप इन्हें पानी में मिलाओगे तो जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, सारे में बिखर जाएंगे, टूट के उसमें पूरे मिक्स हो जाएंगे। तो अब वो दूर दूर हो गए, मतलब मिक्स हो गए अच्छे से, मूव कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे। एक्वस स्टेट में भी गुड कंडक्टर है, मोल्टन स्टेट में भी गुड कंडक्टर है, वेयर एज इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर्स बिकॉज देयर आयंस आर नॉट एबल टू मूव। तो ये है आयनिक कंपाउंड की हमारी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। और भाई साहब हमारा सिलेबस हो गया है ख़त्म, ठीक है भाई। तो बात है ऐसी बेटा, मैंने आपको फर्स्ट टर्म के तीनों चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए थे, इनके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन में ही आपको लाके इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँ। उससे पहले आप वेट ना करें, इन चैप्टर्स के खुद से क्वेश्चंस लगाइए, कोई डाउट है डाउट लेके आइए, कोई परेशानी है पूछिए। मेरे वीडियो में आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कृपया पूछें, क्योंकि डाउट पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सही बात है, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो पढ़ने क्या फ़ायदा अगर डाउट ही ना है। तो किसी को डाउट जो भी आता है तो आप ज़रूर पूछें, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जवाब देंगे। और मेरी तरफ से फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो इससे आगे का पार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वो आपकी फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी तरह की कुछ भी हो, तो चाहे मुझे आप क्वेश्चंस भेज देंगे तो मैं उसकी वीडियो भी बना के या कैसे भी करके मैं आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो जब तक के लिए अपने एग्ज़ाम्स पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम से एकदम पास में है, हर बार की तरह बोल रहा हूँ, स्वस्थ रहिए, बीमार नहीं होना है, किसी भी तरह से चोट नहीं लगवानी है, कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है जिससे कि हमारे एग्ज़ाम ख़राब हो। तो बढ़िया से पढ़िए, कोई डाउट आए डाउट लेकर आइए, और बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।